हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश और आपका सेकंड लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे केओस ने या रैंडमनेस, थ्योरी ऑफ रैंडमनेस की वजह से हम लोगों का प्रजातंत्र स्टार्ट हुआ। कैसे एक राजा बना तो कोई एक मंत्री बना तो कोई सिपाही बना तो कोई वर्कर बना, क्यों हमें रिसर्च एंड डिस्कवरी की जरूरत पड़ी, एजुकेशन सिस्टम क्यों आया और यहाँ पर फिर और हमारे वर्कर्स कैसे आए, एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड कैसे करता है और किसकी करेंसी मजबूत होती है किसके मुकाबले, ये कैसे तय किया जाता है और गॉड्स मनी क्या होता है। और उसके बाद अब जब हम उस चीज को समझने के बाद जब हम आगे इवॉल्व होने लगे तो पैसों को रेगुलेट करना, मनी को रेगुलेट करना, और लोगों के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं एक समुदाय के अंदर, एक भीड़ के अंदर, जिनके पास आइडियाज होते हैं बट फंड नहीं होता है। तो वो कैसे अपने आइडियाज की मदद से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, फ्रॉम पुअर टू रिच की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीजों को जब ऐसी प्रॉब्लम्स को या फिर देश को हमें डेवलप करना है, उन प्रॉब्लम्स को अगर हमने जब एनकाउंटर करना स्टार्ट किया तो यहाँ खुद ब खुद एक नीड निकल कर आई, एक ऐसी संस्था की जिसको हम लोग बैंक कहते हैं आज के जमाने में, जो कि आपको मदद करेगा इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हम बैंकिंग की ओरिजिन को समझेंगे, बैंकिंग कैसे वर्क करता है हम उसको समझेंगे, और आप कैसे बैंकिंग का यूज कर सकते हो हम इस चीज को समझेंगे। एंड यहां पर हम इंश्योरेंस के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बैंकिंग के साथ साथ खुद ब खुद फियर ने इंश्योरेंस को क्रिएट किया और वो भी बैंक्स के लिए एक वे है मनी को अर्न करने का। तो उस चीज को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखो, बैंक्स क्या थे। बैंक्स बेसिकली ऐसा क्या करते हैं कि बैंक्स को सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। और बैंक की शुरुआत कैसे हुई? तो बैंक की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि सपोज पुराने जमाने में, अभी हम देश ना बोल के कबीला ही बोलेंगे उसको, जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो कबीलों के अंदर हमारे पास 4 किस्म के लोग थे। एक तो किंग, जो कि ए टाइप का पर्सन था, जिसके पास फिजिकल एज वेल एज मेंटल एप्टीट्यूड ज्यादा था। जिसके पास फिजिकल ज्यादा था वो आर्मी बन गई थी उनकी, ठीक है। जिसके पास इंटेलिजेंस ज्यादा था वो या तो मिनिस्टर्स बन गए थे, या आपके डिस्कवरर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या साइंटिस्ट बोल लो उन्हें, वो बन गए थे, ठीक है। और जो आपके पास, जिनके पास ना फिजिकल स्ट्रेंथ थी ना मेंटल स्ट्रेंथ थी, वो आपके वर्कर्स बन गए थे। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो वर्कर है उसकी अगली जनरेशन भी वर्कर ही है, या अगर इनका फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, मेंटल स्ट्रेंथ कम है, लेकिन कोई तो ऐसा आएगा इस भीड़ में भी कोई एक ऐसा आएगा रैंडमनेस की वजह से। देखो, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं तो होनी है, और वही रैंडमनेस की वजह से, ठीक है, इनके पास एक ऐसा जंतु या ऐसी संतान पैदा होती है जो कि मेंटली स्ट्रांग है। कोई एक ऐसा पैदा होता है जो कि फिजिकली स्ट्रांग है, और कोई एक ऐसा भी पैदा होता है जो फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रांग है। और सेम गोज हेयर, ठीक है। और यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पैदा हो जाए जो फिजिकली वीक है और मेंटली भी वीक है। तो यहां पर पर्सन स्वैप होते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इसके पास अभी प्रेजेंट जनरेशन में इसके पास फंड है और इसके पास अक्ल है, मान लो यहां पर एक ऐसा पर्सन आ गया जिसके पास मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाता है, लेकिन उसके आइडिया को ग्रो करने के लिए उसको एक चीज की जरूरत होती है, जो कि है फंड। अब क्योंकि इसको अपने ऊपर भरोसा है और ये सोचता है कि अगर मुझे कहीं से फंड मिल जाए तो मैं उस फंड से अपने बिजनेस को या अपने आइडिया को बहुत अच्छे से ग्रो कर लूंगा, और उस ग्रोथ से मैंने जो फंड उधार लिया है, सपोज करो उसने उधार लिया, अगर मैं उसको बड़ी आसानी से चुका सकता हूं। इसी चीज को किंग ने देखना स्टार्ट किया, या उनके सलाहकारों ने मिलकर सोचना स्टार्ट किया कि इससे हमारी सोसाइटी या हमारी प्रजा या हमारा कबीला या हमारा देश ग्रो कर सकता है, और दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में हम और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर किसी के पास रिसर्च का आइडिया है, किसी के पास डिस्कवरी करने का आइडिया है, किसी के पास कोई चीज क्रिएट करने का आइडिया है, तो उससे हमारी कंट्री के जो पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं कंट्रीज के पास दूसरी कंट्रीज को सर्विस देने की, वो बढ़ जाएगी। अगर मान लो हमारे देश में एक ऐसा बच्चा आ जाता है जिसने एक ऐसी चीज सोची, जिससे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा हमारे देश का जिसने ये सोचा कि यार पेट्रोल से मैं, और जैसे आज के टाइम पे जो गाड़ियां हैं वो माइलेज देती हैं मान लो 15 किलोमीटर की, ठीक है। उसने एक ऐसा इंजन डेवलप किया जिससे कि आपका माइलेज जो है वो लेट से कि आपका 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी वजह से हमारे देश में बनने वाली जो गाड़ियां होंगी वो वर्ल्ड वाइड डिमांड में आएंगी, जिससे हम उनको ये चीजें एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमारे देश में पैसा आएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिस्कवरी करना और क्रिएट करना, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी हमारे लिए जॉब्स होनी चाहिए।
सो प्रायोरिटी में अब आपको समझ आ ही रहा होगा कि कैसे हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। तो यहां पर इसके पास आइडिया है कि एक अच्छा पेट्रोल इंजन बना सकता है जो ऐसा कर सकते हैं, बट इसके पास एक चीज नहीं है, और वो क्या है? फंड। अब इस काम के लिए हमारे यहां पर एक सिस्टम बनाया गया, हमारे यहां नहीं पूरी दुनिया में एक सिस्टम बनाया गया जो कि था बैंक। बैंक आपको पैसा देगा, बैंक आपको पैसा देगा जिसको हम लोग बोलते हैं लोन। ठीक है, इसको उधार ही समझ लो, इंग्लिश में वर्ड हो गया आपका लोन। वो आपको पैसा देगा और आपसे कहेगा कि आपको मैं पैसा 8% के इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, यानी कि अगर आप मुझसे 100 रुपए लोगे तो मैं आपसे 108 रुपए 1 साल बाद वापस लूंगा। अगर 2 साल बाद दोगे तो उसमें 8% और जोड़ देना, मैं इतना वापस आपसे लूंगा। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का खेल है ये, जो कि हम लोगों ने बचपन में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये आइडिया सुपर्ब है। इसने फंड बैंक से लिया और उसके बाद अपने आइडिया पे काम किया, और जितना परसेंट पे उसने बैंक से लिया उससे ज्यादा परसेंटेज पे इसको अर्निंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये 100 रुपए उधार लेता है और अपने आइडिया से सिर्फ 105 रुपए कमा पाता है तो इसका आइडिया फ्लॉप, और ये फिर से कर्जे में ही आ गया, अपना पैसा चुका नहीं पाया। इसको ब्रेक इवन 108 रुपए होगा 1 साल के लिए, लेकिन अगर ये 115 रुपए कमा लेता है सो इसका आइडिया वर्क कर गया और अब इसने एडिशनल अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी है। और जैसे ही अपना उधार चुका देगा उसके बाद तो ये 115 रुपए पूरे के पूरे इसी के होंगे। तो ऐसे बैंक्स आपको मदद करते हैं। लेकिन अब आता है कि बैंक का स्ट्रक्चर तो हमें, बैंक का मोटिवेशन तो हमें समझ आया कि आपको लोन देता है आपके नीड के अकॉर्डिंग, और नीड्स कई प्रकार के होते हैं। ये इसके आइडिया के लिए इसको फंड चाहिए था, किसी को घर खरीदने के लिए फंड चाहिए, किसी को लैंड एक्वायर करने के लिए फंड चाहिए, किसी को अपने एजुकेशन के लिए फंड चाहिए। तो सबको फंड की नीड है, और इन शॉर्ट इन सबकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे देश को या हर किसी देश को बैंक की नीड पड़ गई। सो यहां से बैंक का ओरिजिन समझ आता है कि यहाँ पे बैंक जो है हमने ऐसे ही नहीं बना दिया था, बैंक हमारे बनने स्टार्ट हुए थे नीड्स की वजह से। अगर बैंक नहीं होता तो हम ग्रो कैसे करते और हमारी कंट्री आगे कैसे बढ़ती। ठीक है, तो बैंक का मेन पर्पस हमें समझ आ गया कि इसका जो ऑब्वियस रीजन है ओपन होने का वो ये है। अब देखते हैं, हम अगली चीज को समझते हैं कि बैंक को जब बनाना स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो बैंक ने कहा, सारे लोगों को बोला गया, ठीक है, कि आप अपने पैसों को हमारे पास रखो, हम आपको पैसों के लिए देंगे सेफ्टी। ठीक है, लेकिन अब इस सेफ्टी के लिए आपको चाहिए भरोसा कि क्यों दूं भाई, आप एक अनजान इंसान हो हमारे लिए, हम आपको पैसा क्यों दे, अपना स्टोर करने के लिए, हमारा पैसा है ये। तो बैंक को यहां पर चाहिए था एश्योरेंस, और वो एश्योरेंस कहां से मिलता है? पुराने जमाने में राजा से, आज के जमाने में गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि हाँ ये ठीक जगह है और लोगों को गवर्नमेंट पे या किंग पर भरोसा है। अब लोगों ने सेफ्टी मैटर को ध्यान में रखते हुए यहां पर बैंक के अंदर पैसा देना स्टार्ट कर दिया। अब अकेला आदमी, अगर मान लो एक प्राइवेट बैंक है, उसने बैंक खोला, अब उस अकेले आदमी के पास थोड़ी इतना पैसा है कि वो पूरे देश को पैसा दे सके, नहीं है उसके पास। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमी को ड्राइव करती है वो ये है कि एक आदमी के पास अरबों रुपए नहीं हो सकते हैं, मतलब अरबों अरब रुपए नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो अरबों अरब रुपए सब लोगों में बटे हुए हैं। तो उन्हीं का पैसा अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हमारे पास बहुत बड़ा एक चैनल बन जाता है पैसों का। यानी कि अगर लेट अस से इंडिया का ही एग्जांपल लूं, 150 करोड़ लोगों ने अगर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज अपने अपने अकाउंट में जमा कर दिए तो एक बैंक के पास 150 के बाद 2 जीरो लगा दो, इतने करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और ये तो बहुत छोटी अमाउंट मैंने लिखी है, आप सभी जानते हो कि इतना कम तो कोई जमा नहीं करता, इससे ज्यादा ही जमा करते हैं। तो जब इतना पैसा एक के पास आ जाता है, इस 150 करोड़ में से सिर्फ 0.1% लोगों के पास ही आइडियाज होते हैं। ठीक है, 0.1% लोगों के पास आइडियाज होते हैं, और हर कोई एक ही वक्त पर लोन नहीं मांगता है। ठीक है, कोई अपने घर को खरीदने का टाइम आज रखता है, कोई बाद में रखता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उधार लेने का। ठीक है, अब एक बैंक के पास अगर इतने रुपए हैं और एक आइडिया के लिए इसको क्या ले 10 लाख रुपीस उधार देने हैं, तो वो बड़े आराम से दे सकता है। किसी को 1 करोड़ रुपए चाहिए वो उसको दे सकता है, किसी को बिजनेस करना है उसको 5 करोड़ रुपए चाहिए, बैंक उसको उधार दे सकता है, क्योंकि बैंक के पास बड़ा अमाउंट है। अब यहां पर ये आता है, सेफ्टी के लिए तो एश्योरेंस मिल गया, लेकिन अब सिर्फ सेफ्टी की वजह से तो लोग कोई पैसा जमा नहीं करेंगे ना। साथ ही साथ बैंक इनको एक चीज और कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके पास पैसा जमा करें, उसके लिए बैंक बोलता है कि हम आपको 4% का इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी कि जितना रुपए आप हमें दोगे उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, जितना आप हमें दोगे उससे ज्यादा ही मिलेगा। इसकी वजह से हर कोई बैंक में पैसा डालना स्टार्ट कर देता है, और बैंक में जब पैसा आना स्टार्ट होता है तो बैंक अब हमारी इकोनॉमी को, बैंक में पैसा कैसे आया? एश्योरेंस से, और आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेगी इस वजह से आया। सो अब बैंक ने स्टार्ट किया इकोनॉमी को बूस्ट करना, बैंक स्टार्ट करेगा इकोनॉमी को बूस्ट करना। और यकीन मानो, जिस कंट्री में बैंक्स नहीं होंगे
वैसे तो ऐसी कोई कंट्री है नहीं, एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मान लेते हैं, जहां बैंक नहीं होंगी उस कंट्री की कोई इकोनॉमी ही नहीं होगी, वो पूरी की पूरी अव्यवस्थित रहेगा, ठीक है, वहां ग्रोथ नहीं होगी। और ऐसी कंट्रीज देख लो जहां पे सिर्फ भुखमरी होती है, जैसे कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, कुछ देश आपने फोटोग्राफ्स में देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, ठीक है, कुछ देश ऐसे होते हैं ना जहां पे एकदम हंगर ही हंगर है, जहां पर ऐसे देश क्यों है, क्योंकि वहां पे कोई राजा नहीं बन पाया, वहां पे सब डी कैटेगरी के लोग थे, उसको कोई काम नहीं दे पाया और वो बेचारे सिर्फ खाना ढूंढने के लिए इधर से उधर भटकते रहे। तो केओस जो है वही आपको आगे लेके जा रहा है। जिसने केओस को समझ लिया, यानी कि क्या वर्ड बोला मैंने, केओस बोल रहा हूं, जिसने थ्योरी ऑफ रैंडमनेस को समझ लिया और उसकी ड्राइविंग पावर को समझ लिया, तो वो उसके साथ राइड करके आगे बढ़ सकता है। जिसने उसको नहीं समझा और उसके विपरीत जाने की कोशिश करी, वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, ताकि आप ड्राइविंग फोर्स के पावर को समझो और सारी नॉलेज, मनी कहां कहां से होकर गुजरता है और किन किन जगहों पर वो काम करता है, ये नॉलेज जब हमारे पास होगी तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, बैंक के पास आ गया फंड, लेकिन अब बैंक के पास एक चैलेंज भी आता है, बैंक के पास एक चैलेंज भी आता है। और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है कि यार हमने लोगों से पैसा ले लिया, हमने उनको प्रॉमिस कर दिया कि हम 4% इंटरेस्ट पे आपको वापस देंगे पैसा, अगर 1 साल तक आप हमारे पास रखोगे तो। लेकिन अब बैंक के पास चैलेंज ये है कि भाई कोई हमसे लोन ले। अगर हमने सिर्फ पैसा दे दिया और हमारी कंट्री के अंदर लोगों के पास, हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा ही नहीं हुआ, हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा ही नहीं हुआ कि यहाँ पर लोग आइडियाज पे काम करें, ठीक है, कोई आइडियाज पे काम करे, तो ये बैंक किसी को लोन ही नहीं देगा। ठीक है, बैंक किसी को लोन ही नहीं देगा, और लोन नहीं देगा तो वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा तो वो 4% भी कैसे देगा। प्लस इतना सारा फंड उसने इकट्ठा किया है, तो बैंक यहाँ पर जॉब्स भी दे रहा है, और इन जॉब्स के लिए उसको सैलरी प्रोवाइड करनी है, और बैंक को सैलरी प्रोवाइड करने के लिए लोन देना मैंडेटरी है। इसीलिए बहुत सारे फोन आते हैं, देखो हम लोगों को हर रोज फोन आते रहते हैं, आपको ये लोन चाहिए, आपको वो लोन चाहिए, वो सब आते रहते हैं। तो ये बेचारा बैंक की ना एक बेसिक नीड है कि उसको लोन देना ही देना है, ये इसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अब अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, पॉइंट को समझना, यहाँ पर इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ कर रहे हैं, या फिर हमारी खुद की पर्सनल एजुकेशन अच्छी होगी, जो कि है द राइट वे ऑफ एजुकेशन, अगर हमें पता होगा, जो कि आपका है ऑब्जर्व करना, सवाल उठाना, ऐसा क्यों होता है, और उसके जवाब तक खुद पहुंचना, नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके, अगर ये आदत आप अपने अंदर डाल लेते हो, तो आप आइडियाज के पीछे भागोगे, और आइडियाज के पीछे भागोगे तो एक दिन आपको इसकी नौबत पड़ेगी। क्या पता आपका आइडिया इतना अच्छा हो आपको जरूरत ना पड़े, बट हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। इन शॉर्ट आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, और जितना हमारे देश में सही नॉलेज स्प्रेड होगी, उतना हमारे देश में नए नए आइडियाज जनरेट होंगे, और बैंक को लोन देने के लिए फोन नहीं करना पड़ेगा, उनकी डिमांड खुद ब खुद पूरी होती रहेगी, क्योंकि अब उनकी सप्लाई खुद ब खुद पूरी होती रहेगी, क्योंकि हम लोगों को डिमांड आ जाएगी, और हमारे डिमांड की वजह से बैंक की ग्रोथ होगी, और बैंक की ग्रोथ होगी तो हर आम आदमी को वो इतने पैसे बड़े आराम से देगा, और बैंकिंग सिस्टम बहुत तेजी से, आसानी से आगे बढ़ेगा। सो पॉइंट को समझना, हमने कहा है ना, सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का बैंक से कोई लेना देना है? लेना देना है। हम जितना अच्छा एजुकेशन अपनी दुनिया में, अपनी कंट्री में प्रोवाइड करेंगे, उतने ज्यादा इनोवेटर्स, क्रिएटर्स, डिस्कवरर्स, R&D हब, इन सब के लिए फंड की नीड पड़ेगी, और नीड पड़ेगी तो बैंक की सर्विस बहुत अच्छे से चलेगी, और बैंक आपको आपका ड्रीम पूरा करने के लिए आपको लोन देगी, और आप अपने ड्रीम की मदद से, क्योंकि आप राइट वे में एजुकेटेड हो, आप उसका पैसा डुबाओगे नहीं, और पैसा नहीं डुबाओगे तो बैंक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब चीजें आगे बढ़ेंगी आसानी से, और इकोनॉमी ड्राइव करेगी। ठीक है, सो देखो, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हर जगह हमारा क्या कहते हैं, रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर इनको लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और क्योंकि इन्होंने 4% का वादा किया है, तो ये लोन 7%, 8%, ठीक है, कुछ कुछ जगह 12%, 18%, डिफरेंट वे में किसी टाइप का लोन। अब ये 7, 8, 12% कैसे? जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, यार इस टाइप का लोन, ठीक है, लोग पे कर ही देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग छोटे लोन जो लेते हैं, पर्सनल लोन, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का जो लोन लेते हैं, उस पर परसेंटेज ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ लोग लोन ऐसा लेते हैं, होम लोन, जो कि 30-30 साल के लिए होता है, उस पर 7% ही रखा, क्योंकि 1 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए लिए हैं तो आपको उसके ऊपर 18,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 1 साल के लिए अगर लिया है तो, जो कि छोटा फंड जनरेट करेगा। बट अगर 7% पे आपने 30 साल के लिए 10 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, 7% पे, तो आप कैलकुलेट करोगे जब कंपाउंड वे में, तो आप मोटा मोटा 30 साल में 19 लाख के आसपास रुपए बैंक को रीपे कर रहे होगे, 19 लाख रुपए। तो यहाँ पे मनी ज्यादा जनरेट होगी। तो बैंक
यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से पे करता है, ठीक है। अब ऐसा अगर उसने 18% होम लोन पे कर दिया तो कोई लोन लेगा ही नहीं, ठीक है। तो डिमांड और नीड उसके अकॉर्डिंगली ही वो करता है, बट 4% से कम पे वो कोई लोन नहीं देगा, क्योंकि इतना तो उसने वादा किया है, इतना भी नहीं कमाएगा तो वो देगा क्या, ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर कितना ये क्या कहते हैं परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें देना है, वो कैसे तय करेगा बैंक। अब बैंक का अर्निंग का ये प्राइमरी सोर्स है, और बाकी जो दूसरा सोर्स है, क्योंकि भाई उसको सैलरी प्रोवाइड करनी है, वो क्या है, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज जो आपने सर्विसेज ली है कि आपको अगर ये चेक करना है, आज के जमाने में चलते हैं, आपको जब ये चेक करना होता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, पहले आप एक पासबुक लेके बैंक जाया करते थे, बट अब एक एसएमएस के जरिए आपको पता चल जाता है। तो आपके जाने में जो आप वर्क करोगे, उस वर्क के लिए आप एनर्जी कंज्यूम करोगे, उस एनर्जी को जो आप सेव कर रहे हो, वो एनर्जी जो आप खर्च करते थे, मान लो वो 10 रुपीज की खर्च करते थे, ठीक है, लेकिन अब बैंक आपको एसएमएस के जरिए घर बैठे बैठे पहुंचा रहा है, तो बैंक कहेगा आप मुझे 1 रुपए दे दो, स्टिल आपका फायदा है, आपको 9 रुपए बच रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहां पर ये जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज से आपको पैसा ट्रांसफर करना है, आरटीजीएस कर लो, एनईएफटी कर लो, इन सर्विसेज के लिए बैंक आपसे चार्ज करता है, तभी वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी दे पाता है, और एग्जाम्स के जरिए भी वो थोड़ा बहुत अर्न कर लेता है, क्योंकि एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं, एग्जाम फीस उसने चार्ज करी, बट सिलेक्शन उसमें कुछ हजारों का ही होता है, तो बाकी का जो फंड है वो हमारे लिए बैंक की अर्निंग के लिए काम करता है, ठीक है। ये कुछ वन ऑफ द सोर्सेज है बैंक को रन करने के लिए। अब इकोनॉमी में इसका क्या योगदान है, इकोनॉमी में इसका योगदान ये है कि बैंक आपके कंपनीज में भी पैसा लगाता है। कंपनीज में पैसा कैसे लगाता है, अब देखो, कोई एक आइडिया बहुत अच्छा चला गया, कोई एक आइडिया बहुत अच्छा रन कर गया, ठीक है, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू को हम आसान भाषा में समझें, ठीक है। एक आइडिया है जिससे एक स्टार्टअप बना, ठीक है, उस स्टार्टअप ने अपना थोड़ा बहुत खुद से पैसा लगा के अपने स्टार्टअप को खड़ा किया, बट ये जो स्टार्टअप है ना, ये बहुत अच्छे आइडिया पे काम कर रहा है, इसका जो आइडिया है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इस स्टार्टअप के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, वो कौन देगा, बैंक देगा, बैंक भी दे सकता है, और वेरी रिच पीपल भी देते हैं, वेरी रिच पीपल भी देते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों में से ये लोग यहां पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आइडिया बहुत अच्छा है। इसकी स्टार्टअप की पहले रीच जो थी, ठीक है, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं मिली थी, लेट से 1000 लोगों पे रीच थी, और पर पर्सन ये मान लो 1000 रुपए कमाता था, ठीक है। तो इसकी जो अर्निंग थी वो कितनी हो गई आपके पास, इतने रुपीस की, 1 2 3 4 5 6 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए की इसकी अर्निंग थी, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आने की वजह से इसने बड़े एड्स चलाने स्टार्ट करे, और अपनी रीच, अगर इसने फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 1 जीरो बढ़ा ली तो वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो जाता है। अगर उसने अच्छे से काम किया, ठीक है, और अपनी रीच को और बड़ा किया, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा लिए तो ये पहुंच गया आपके पास 10 करोड़ पे, और अगर इसने अपनी रीच यानी कस्टमर बेस और बड़ा कर लिया तो इसके पास पहुंच गए इतने अमाउंट की ये अर्निंग करना इसने स्टार्ट कर दिया। अब पॉइंट को समझना, अगर ये इसके जीरो कम होंगे तो यहां पर इन्वेस्टमेंट आपका लॉस कर जाएगा, लेकिन इसके जीरो अगर बढ़ेंगे तो यहां पर इन्वेस्टमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये इन्वेस्ट करेगा तो इस कंपनी का कुछ हिस्सा यानी कि जिसको हम कहते हैं हिस्सेदारी, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इक्विटी, ठीक है, वो इक्विटी बैंक अपने पास या ये रिच पीपल अपने पास रख लेते हैं कि भाई कुछ हिस्सेदारी हमें दे दो। अब क्योंकि हिस्सेदारी है, लेट्स से कि बैंक ने 10% का, 10% तो ऐसे बड़ा हो गया, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, 10% की हिस्सेदारी अपने पास रख ली, तो बैंक भी स्टार्टअप का हिस्सा बन चुका है। तो जितना ये अर्न करेगा, अगर इसने इतना अर्न किया है तो इसका 10% कितना होगा, 1 जीरो कम कर दो, ये किसका हुआ, बैंक का हुआ। तो ऐसे इन्वेस्ट करके, ठीक है, ऐसे इन्वेस्ट करके बैंक्स क्या करते हैं, अर्न करते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखो आपको क्या है, ये गरीब का गरीब ही रह जाता अगर, और ये हक है इनका, क्योंकि अगर ये इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, तो ये स्टार्टअप गरीब का गरीब रह जाता, इसकी रीच नहीं बढ़ती, इसकी रीच बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती। यहां पर सारा खेल रीच का है, सारा खेल रीच का है, ठीक है। रीच को बढ़ाने के लिए जो फंड चाहिए था, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था, वो किसने दिया, बैंक ने दिया। और यही से आपको भी एक आइडिया मिलता है कि आपको सिर्फ अपने आप को सही एजुकेट करना है और ऐसे आइडिया पे वर्क करना है जिसमें अगर आप पैसा उधार लोगे, ठीक है, मान लो आप 8% पे लेते हो, और हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब उधार देना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपकी कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद लेना, ठीक है। ये स्टार्टअप चाहे तो लोन ले सकता है, लोन के केस में उसको अपनी हिस्सेदारी का पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको अपना लोन चुकाना है, ठीक है। या फिर बैंक उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा आपने बैंक को दे दिया है, ठीक है।
तो बैंक अगर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि बैंक के पास पैसा है और आपका आइडिया अच्छा है, तो आप इन्वेस्ट करवा सकते हो रिच पीपल से, ठीक है। इनको हम एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये नाम है, आगे हम लोग शेयर वाले चैप्टर में इसको देखेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्ट के जरिए आप अपने आइडिया को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनटू नंबर ऑफ जीरोस आप अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकते हो 1 के पीछे का, ठीक है। लेकिन अगर आप लोन लेते हो और आपको आइडिया पे सिर्फ लोन लेना है, तो बस आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जितने परसेंट पे आप लोन ले रहे हो उससे ज्यादा परसेंट का ही आप रिटर्न जनरेट करो। बैंक आपके लिए ही है। एक्चुअली में बैंक सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसमें पैसा जमा करो, बैंक इसलिए भी है कि आप कुछ बड़ा सोचो और फिर बैंक आएगा आपके पास, सक्सेसफुल लोग आएंगे आपके पास आपके आइडिया को क्या कहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए या आपको लोन देने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो देखो, आइडिया के जरिए अब आपको ये पता होगा कि यार हम साइंटिफिक माइंडसेट वालों के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, बचपन में साइंटिफिक माइंडसेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बड़े होते हैं तो हमें ये जानकारी नहीं होती है। इसकी वजह से हम सोचते हैं यार मेरे पास तो फंड ही नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक है। और पता नहीं क्यों जो चीज आपके फायदे के लिए बनी है ना, उस चीज से हमें जब पैसों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है ना, तो हम इन्हीं चीजों से डरते हैं। और ये डरपोक माइंडसेट जो है ना, हमको ऐसा नहीं है कि सब लोग डरते हैं, जो नहीं डरते वो हो गए सक्सेसफुल, लेकिन मेजॉरिटी डर रही है। और ये जो मेजॉरिटी का डर है ना, यही डर की वजह से हमारा देश डेवलप तो कर रहा है। बात यहां पर इस बात को हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा देश डेवलप नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये कि हमारा देश ऐसे डेवलप कर रहा है क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी डरती है फंड को रीच करने से। लेकिन अगर मनी का सही ज्ञान हो तो सिर्फ ग्रोथ की रफ्तार बढ़ जाती है, और यही रफ्तार बढ़ा सकते हैं। अगर आज 10 लोग अपने आइडिया को फंड करवा रहे हैं, तो कल अगर ये सही नॉलेज हम लोगों के पास होगी तो कल 100 लोग कराएंगे और हमारी ग्रोथ 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब कोई तो ग्रोथ पे काम नहीं करेगा, सब कोई आइडिया नहीं लेकर आएगा। लेकिन यहां पर सिंपल सा लॉजिक आता है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा रखो कि 10 की जगह 100 सोचें, और 100 को फिर अपना टारगेट बना के आगे के लिए टारगेट करो कि अब 100 करने लगे हैं तो अब 1000 सोचें। जैसे एक कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को देखती है ना कि यार लास्ट ईयर हमने इतना सेल किया है, इस साल हमें इससे ज्यादा करना है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी यही देखना होगा कि लास्ट ईयर तक इतने बच्चे आगे बढ़ रहे थे, अब उससे ज्यादा बढ़ने चाहिए। जो काम हम जेईई के एग्जाम में भी कर सकते हैं, यार 30% नंबर लाने पे हमको सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है, 30-40% नंबर लाने पे सिलेक्शन मिल जाता है। हम ट्राई करते हैं, सीट्स तो नहीं बढ़ा सकते ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये भी तो ट्राई कर सकते हैं कि आज 30% मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हम टारगेट करते हैं कि 50% पे ही सीट्स फिल हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या कहते हैं कि आप एग्जाम इजी करो, इसका मतलब ये है कि बच्चों को देने का जो ज्ञान का हमारी प्रक्रिया है उसको इंक्रीज करो, ताकि जहां 30% पर सीट फिल हो रहे हैं, मार्क्स 30% मार्क्स पर सीट लास्ट एंड हो रही है, वो 50% पे एंड हो, यानी कि सबके पास नॉलेज ज्यादा हो। उसके बाद 70% को टारगेट करो, ठीक है, ताकि नॉलेज ज्यादा हो। इसका एक बेनिफिट होगा, अगर किसी को सीट नहीं भी मिली लेकिन उसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान होता है उसको साधन की जरूरत नहीं होती है, वो अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से साधन खुद क्रिएट करता है या ढूंढ लेता है। सो यहाँ पर नॉलेज पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो बैंकिंग, रिच पीपल, ठीक है, ये इन्वेस्ट करेंगे, आइडिया देंगे, आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा, और बैंक आपके साथ साथ, ठीक है, जब बैंक ग्रो करेगा, ठीक है, तो बैंक के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा होगा तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होगा, बैंक दूसरे कबीलों को यानी कि दूसरे देशों को भी अपने देश का पैसा लेंड करेगा और उसके बदले वहां से सोना अपने पास लेकर आएगा, क्योंकि भाई इंटरनेशनल ट्रेड में सोने की ही वैल्यू है। सोना, आपका चांदी, जो ये गॉड्स मनी होते हैं, इन्हीं की वैल्यू होती है। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, हमारे कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होगी। भाई बैंक आपको जब लोन देता है तो उसके बदले कुछ आपसे गारंटी मांगता है, लेकिन दूसरे कंट्री से जब वो ट्रेड करेगा तो वो उसके देश की जमीन तो नहीं मांग सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। तो यहां पर जो एक्सचेंज होगा वो गॉड्स मनी के लिए होगा कि भाई अगर आप चूक गए तो हम आपका गॉड्स मनी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन चीजों को आपको देके हमें अपना उधार चुकाना पड़ेगा। इसीलिए इंटरनेशनल बैंक बने हुए जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है, और जो कंट्री उनको रन करती है उस कंट्री की तो चांदी ही चांदी है या सोना ही सोना है उनके पास, ठीक है। तो पावरफुल कंट्रीज जो हैं बैंक के जरिए दूसरी कंट्रीज को लोन दे के उनको हथिया लेते हैं, या तो पूरी कंट्री ने ही क्या कहते हैं इतना लोन ले लिया है कि अब कंट्री पे वो अपने ऑपरेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान को लोन दे के एक तरीके से अपना गुलाम ही बना चुका है, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, यहां से एक बात और समझनी है आपको कि अगर आप आइडिया पे वर्क कर रहे हो, पॉजिटिविटी तो देखा, साथ ही साथ इसका ड्रॉबैक भी देखो। आप आइडिया पे वर्क कर रहे हो, आपको लगता है आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन आपका वर्क उतना सस्टेनेबल नहीं है और आपने इन्वेस्ट करवा लिया,
या लोन ले लिया, ठीक है। देखो आइडिया बहुत अच्छा होता है तो खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट आएगी, बट आइडिया ठीक ठाक होता है तो लोन आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी श्योरिटी पे मिलता है और लोन कम श्योरिटी पे मिल जाता है, ठीक है। लोन आपने ले लिया बट आपके आइडिया ने वर्क नहीं किया, या आप अपनी सही से टीम को बिल्ड नहीं कर पाए, आप 4 लोगों के साथ चलना स्टार्ट करते हो और 2-3 लोग उसमें आपको बिट्रे कर जाते हैं, ठीक है, वर्क नहीं करते और आपका आइडिया फ्लॉप हो जाता है। उस केस में आप यहां पर क्या बन जाओगे? गुलाम ही बन जाओगे। गुलाम क्यों बन जाओगे? पॉइंट को समझो। चाइना ने पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान रीपे नहीं कर पा रहा है, तो अब चाइना अपने ऑपरेशंस इसके ऊपर जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि भाई जब इसको जरूरत थी उसने पैसा दिया। सिमिलरली आपने वर्क किया बट आप काम करना चाहते थे, आपने बैंक से लोन लिया बट आप चुका नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके आइडिया ने वर्क नहीं किया और यहां पर फंस गए आप। और अब आपको बैंक को चुकाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा और इन दी एंड आइडिया जो आपको सक्सेसफुल बना सकता था उसके बजाय आप फिर फंस जाओगे एक लंबे समय तक उस चीज को चुकाने के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा और ऐसे आइडियाज में हमारा देश फंसे ना, उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक ही चीज को बढ़िया करना है और वो क्या है? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम, इसको हमें बढ़िया करना होगा, ठीक है। सो अब देखो, बैंक्स कैसे अर्न करते हैं ये हमें पता है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? फेल्ड आइडियाज। बैंकिंग सिस्टम का जो ड्रॉबैक है दैट इज फेल्ड आइडियाज, क्योंकि इन आइडियाज की वजह से कई बार क्रिएट हो जाते हैं। अब हम वर्ड्स तो बड़े अच्छे अच्छे चिपकाते हैं, एनपीए, ठीक है, ये कुछ नहीं है, नॉन पेइंग एसेट्स हैं ये, ठीक है। नॉन पेइंग एसेट्स मतलब आइडिया वर्क किया नहीं, पैसा यहाँ पर कंज्यूम हो गया है, अब वो देगा कैसे? कुछ लोग दे पाते हैं, थोड़े टाइम के बाद दे देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं दे पाते हैं और कुछ लोग लेके भाग जाते हैं। तो इससे क्या होता है? पैसा यहाँ पर लॉस कर जाता है। सो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमें ऐसे इंटेलिजेंट पीपल चाहिए, ठीक है, जो कि बैंक के पैसों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रॉफिट हो और माइनॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लॉस हो, जिसकी वजह से ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहें। लेकिन अगर यहां पर एक नॉन इंटेलिजेंट पर्सन आ गया और मेजॉरिटी में उसने लॉस कर दिया और माइनॉरिटी में उसने प्रॉफिट किया, तो यहां पर कौन डूबेगा? बैंक डूबेगा। और इसका एग्जांपल आपको पता ही है, यस बैंक, ठीक है। अभी अगर आप गूगल करके देख लेना, ठीक है, आपको यस बैंक के बारे में पता चल जाएगा। इनके जो लास्ट सीईओ थे उन्होंने माइनॉरिटीज में ही इनके लोन चुकाए। माइनॉरिटी मतलब वो वाला माइनॉरिटी नहीं जो हम कम्युनिटी में रखते हैं, माइनॉरिटी मतलब बहुत थोड़े लोगों ने ही इनका पैसा वापस किया, लेकिन जो बड़े लोन्स थे सारे के सारे इनके एनपीए बन गए, जिसकी वजह से बैंक को काफी ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है, काफी ज्यादा लॉस हो गया। इस वजह से इस बैंक की हालत खराब हो गई थी और इसके जो शेयर प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा डाउन आ गए थे। अब देखो, तो बैंक का आइडिया का कनेक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। बैंक की वर्किंग, बैंक की ग्रोथ इंडिया में और एजुकेशन सेक्टर से इसका जुड़ाव डायरेक्ट है, लेकिन हम इस चीज पर कभी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि बैंक भी नेशन को डेवलप करना चाहता है। एजुकेशन के जरिए भी हम नेशन को ही डेवलप कर रहे हैं। बैंक आपके आइडिया को चेरिश करने के लिए फंड कर सकता है। अगर आपके पास वो फंड नहीं है, फंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फंड है वाले जो लोग हैं ना वो तो बहुत ही कम है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लोगों की संख्या ज्यादा है। तो पूरे नेशन को डेवलप करने के लिए हर प्रकार के लोगों को आगे बढ़ना होगा और उनको फंड की जरूरत को कौन पूरा करता है? बैंक पूरा करता है। और हमारे यहाँ पर एक चीज की और सबसे बड़ी कमी है कि हमारे यहाँ का मेजॉरिटी बैंकिंग सिस्टम जो है, ठीक है, वो लोन्स पर तो जिंदा है, बट वो लोन्स कौन से हैं? होम लोन, मैरिज लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन। बट यहां पर R&D लोन्स बहुत कम है, ठीक है, क्रिएशन लोन, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, बिजनेस लोन्स बहुत कम है, ठीक है। तो इन चीजों की अगर ये वाली कैटेगरी के लोग ज्यादा लोन्स लेंगे, ठीक है, ये चीजें तो बिना लोन के ही पूरी हो जाती हैं। पॉइंट को समझना। डेवलप्ड अगर पूरी दुनिया में आगे बढ़ना है, ये मैं एक जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि हमारे यहां पर लोन्स अगर बिजनेसेस को बड़ा करने के लिए लिए जाएं या इन्वेस्टमेंट ली जाए उसमें बैंक्स के जरिए, ठीक है, आइडियाज पे वर्क करने के लिए किया जाए, ठीक है, कुछ क्रिएट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट अगर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा देश ज्यादा आगे बढ़ेगा, बैंकिंग सिस्टम भी ज्यादा खुश होगा, हमारा देश भी ज्यादा खुश होगा, फिर हमें इन चीजों के लिए लोन कभी नहीं लेना पड़ेगा। हमें शिफ्ट होना होगा यहां से लेकर यहां पे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम पढ़ते हैं बैंक्स के बारे में, लेकिन हम पढ़ते हैं कि कैसे वो होम लोन देता है और उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है। दैट सिंपल मैथमेटिक्स। बट द थिंग इज, हमें यहाँ पर अपने आप को ऐसे एजुकेट करना है कि हम बैंकिंग का यूज इसके लिए ना करके इसके लिए करें, R&D के लिए करें, क्रिएशन के लिए करें, इंजीनियरिंग के लिए करें, ठीक है, बिजनेसेस के लिए करें। तभी हम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें बेच पाएंगे और तभी ज्यादा अर्निंग आएगी, और ज्यादा अर्निंग आएगी तो बैंक को आप एनपीए कभी बनोगे ही नहीं। एनपीए बनने की प्रॉब्लम तो यहां ज्यादा होती है। होम लोन ले लिया 30 साल का, लेकिन 30 साल तक रेगुलर इनकम आपके पास रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका R&D अगर वर्क कर जाता है, आपकी क्रिएशन वर्क कर जाती है, आपका बिजनेस अगर वर्क कर जाता है,
तो आप उसको टाइम टू टाइम पैसा भी चुका सकते हो, और बैंक क्या पता शुरुआत में उसने आपको लोन दिया है लेकिन बाद में वो इन्वेस्टर बन जाए, लाइफ लॉन्ग आप आगे जाओगे, लाइफ लॉन्ग बैंक भी आगे जाएगा और बैंक आगे जाएगा। तो इस कैटेगरी में ज्यादा भीड़ है ना, धीरे धीरे ये भीड़ कम हो जाएगी। जीरो तो नहीं हो सकती है, लेकिन यहां पर वही बात आती है कि यहां भीड़ ज्यादा है, यहां भीड़ कम है। अगर ये भीड़ कम हो जाए और ये भीड़ बढ़ जाए तो हमारी कंट्री डेवलप कर जाएगी और दूसरी कंट्री से बहुत आगे निकल जाएगी। और यहां पर वही वाली बात, हमारी करेंसी भी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। तो देखो, बैंकिंग आप लोगों को समझ आ गया। और बैंकिंग में यहां पर ये इस वीडियो का मेन पर्पस ये नहीं था कि बैंकिंग कैसे काम करता है, मेन पर्पस ये था कि बैंकिंग काम कैसे करता है ये जानने के बाद हमें उस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करना है, अपनी नॉलेज हमें क्यों लेनी है और बैंक्स की हमें हेल्प कैसे लेनी है। अगर सही बताऊं, आप नॉलेज नहीं लोगे ना, आगे चल के आप बैंक का सिर्फ होम लोन, ये एम क्या था, ठीक है, क्या कहते हैं, होम लोन लोगे या कोई पर्सनल लोन लोगे, ठीक है, एजुकेशन लोन लोगे, मैरिज लोन था, सॉरी, मैरिज लोन लोगे, ये सारी चीजें यूज करोगे, आप डेवलप नहीं कर रहे हो, आप डिटोरिएट कर रहे हो अपने आप को। 30-35 साल के लिए अपने आप को बैंक के उसमें फंस जाओगे, ईएमआईज में फंस जाओगे। लेकिन आप अगर अच्छे से नॉलेज गेन करते हो, आप R&D करोगे, आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, आप टाइम को वैल्यू करोगे और बैंक को भी पैसा वापस कर दोगे आसानी से, एज सिंपल एज दैट। और फिर कंट्री की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। सो यहां समझने की बात ये थी। मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं कि मैं साइंस एंड मैथ्स का टीचर हूं, ठीक है, बट इन चीजों को मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मनी की नॉलेज जो है बच्चों के लिए फुल्ली मिसिंग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को बच्चों के साथ शेयर करो और बड़े भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसकी नॉलेज जब हमारे पास होगी तो हम अपनी करंट एजुकेशन का यूज फ्यूचर में किस जगह करेंगे, ये आइडिया जब हमें होगा तो हम डेवलप करेंगे। हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये वाले लोन लेने पड़ रहे हैं तो ये वाले लोन लेने पड़ेंगे अगर हमें, तो हमारी आज की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाले लोन लिए, मैं इसको ऐसे कहता हूं, बैड लोन गुड लोन, पर्सनल लेवल पर, पर्सनल मतलब एज अ फॉर अ पर्सन बोल सकते हैं हम इसे, बैंक के लिए नहीं। बैंक तो ये भी लोन दे, दोनों केस में वो अर्न करेगा, बट ये लोन लेना, मेजॉरिटी अगर ये लोन लेगी, कंट्री आगे नहीं बढ़ रही है, मेजॉरिटी ये लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, कंट्री खुद ब खुद आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और यही मेन मोटो था इस वीडियो का। सही से ज्ञान लो, अच्छे से ज्ञान लो, ठीक है, और सही ज्ञान के लिए ऑब्जर्वर बनो। देखो, ज्ञान के लिए आपको किसी टीचर से ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होने की जरूरत है, क्योंकि सारा ज्ञान आपके सराउंडिंग से खोजा गया है। आपके सराउंडिंग में सब कुछ मिलेगा। आपको मैकेनिक्स पढ़नी है, आपके आजू बाजू लोग चल रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं, आपको वो नॉलेज वहां से मिल सकती है। आपको हर वक्त किसी चीज की नीड होगी ऐसी जरूरत नहीं है। आपको मैथ सीखनी है, मैथमेटिक्स का मतलब जानो। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, और नेचर आपके चारों तरफ है। नेचर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो, और इस आदत को डालने के लिए ना सही क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करो। ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन, और राइट क्वेश्चन जब आप पूछोगे ना तो राइट आंसर खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा और नेचर खुद बताएगा आपको। और जब आपको जवाब मिल जाएगा, उसकी मदद से कुछ क्रिएट करो। जैसे कि एक एग्जांपल, मैंने हाउ टू डू द राइट वे ऑफ एजुकेशन, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था एक इंसान जो कि थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने सिर्फ क्या देखा था कि हम जब बोलते हैं तो हवा में कंपन पैदा होती है, ठीक है, नेचर ने ही तो बताया उन्हें, क्योंकि वो नेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे। और उसी कंपन को जब वो एक डायफ्राम पे करवाने लगे और उससे विद्युत यानी कि बिजली बनाने लगे, और उस बिजली को तार के जरिए दूर तक ले गए, और वहां वापस उस बिजली से उन्होंने कंपन पैदा करी, टेलीफोन का आविष्कार हो गया। और अब वो आइडिया कितना बड़ा आइडिया है आज के टाइम पे, आपको भी पता है कि बिना फोन के हम लोग जीवित नहीं है, और वो आइडिया कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर गया, ये सोचो आप, ठीक है। सो अगर राइट वे में एजुकेटेड हो, डिस्कवरी पे ध्यान दोगे, रिसर्च पे ध्यान दोगे, और कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, आप डेवलप हो गए। आपको फिर कोई पीछे लेके नहीं जाएगा। आप बैंक का यूज करके अपने आइडिया से मल्टी मिलियनियर बनो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो, फिर और आइडियाज को आप खुद फंड कर रहे होगे। एज सिंपल एज दैट। यही तो हमें करना है, और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर होना चाहिए। बस इतना सा ही है जो मुझे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाना था, ठीक है। हो सकता है बैंक और भी तरीकों से अर्न करता हो, बट मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, बट हाँ, जो मैंने सीखा है मैं उसके जरिए आप लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और चीजों के बारे में जानेंगे मनी से रिलेटेड, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मनी की सीरीज में जितना नॉलेज मेरे पास है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब कुछ मुझे पता है, लेकिन हाँ, मैं कैटेगरी के फॉर्म में आप लोगों को सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, तब मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं।
सो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक एप्लीकेशन भी है, वहां पर आप इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन स्टेम विद अस के नाम से उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पर इस चीज को देखिए। ये वाला पार्ट जो है मनी से रिलेटेड वाला जो पार्ट है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा और सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।